नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ऑन एयर विद सौरभ। आज हम फिर एक नई पर्सनालिटी के साथ आए हैं। आज हम एक ऐसी अनोखी शख्सियत के साथ आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक सफ़र तय किए हैं। मैं राहुल गुप्ता जी को हमारे शो में वेलकम करना चाहूँगा। आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल जी, आपका सफ़र कैसा था? आप माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, तो आपका सफ़र कैसे था? पहली चीज़ तो यही जानना चाहेंगे। ये सफ़र 10 साल लंबा है। अगर मैं इसे अपने पर्सनल लाइफ से अगर जोड़ूं तो ये जितना साहसिक रहा है उससे कहीं ज़्यादा भावनात्मक रहा है। ओके, तो माउंटेनियर बनने का सपना आपने कहाँ से देखा? लाइक कोई इंस्पिरेशन, कोई मूवी ऐसी, या कैसे ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? मैं तो आईएएस बनने गया था दिल्ली विश्वविद्यालय 2012 में। मैं दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज, एक प्रतिष्ठित कॉलेज में, उसमें पढ़ता था ज्योग्राफी ऑनर्स पे। सडनली हमारे कॉलेज में एडवेंचर कैंप ये सब होते हैं और एनसीसी होते हैं, तो मेरे कॉलेज में एडवेंचर एक्टिविटी कोई चीज़ नहीं थी और ना इसके बारे में जानकारी था। मैं एनसीसी ज्वाइन किया था, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे हमारे यहाँ आते थे एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। एक दिन मैं किसी लड़की के स्वीट शर्ट में देखा कि पीछे लिखा था हाइकिंग क्लब। अब जब वो देखा तो सरप्राइजिंग हुआ कि कोई हाइकिंग क्लब नाम का कोई चीज़ भी है। तो मैं उनके कॉलेज गया तो मुझे पता चला कि जब उनके यहाँ के स्टूडेंट हमारे यहाँ एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं तो हम भी उनके यहाँ जा सकते हैं। तो मैं चला गया हाइकिंग कॉलेज, मतलब हाइकिंग क्लब स्टीफेंस कॉलेज में। वो मुझे निकाल दिए गए और निकालने का एक रीज़न था, आउटसाइडर्स नॉट अलाउ स्पेशली फॉर केएमसी बॉयज, क्योंकि 2 कॉलेज का वॉर में मैं पिस गया। नया गया था सरगुजा के क्षेत्र से डायरेक्ट दिल्ली, तो बात लग गई थी प्रतिष्ठा पे। तो मैं बोला कि अपने नाम पे एडवेंचर क्लब खुलवाऊंगा और तभी मैं इस कॉलेज से डिग्री लूंगा, अदरवाइज तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन अब सवाल ये था, क्वेश्चन मार्क ये था कि कैसे, हाउ। तो हाउ के पीछे मैं भागा। ये कंफर्म नहीं था कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि एक दिन मैं माउंटेन मैन के नाम से जाना जाऊंगा। बस फोकस था, पैशन था कि कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, जिस अचीवमेंट के नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय जाना जाए, जिस वजह से इंडिया जाना जाए, और फाइनली वो हो गया। और ये 10 साल की जर्नी में इत्तेफाकन हुआ था। और आज मैं फील करता हूँ कि वो अगर नहीं होता वो इंसिडेंट्स, तो आज आपके सामने या तो एक सिविल सर्वेंट होता या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल लॉयर होता। चलिए, तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने का कितने बार आपने ट्राई किया, या आप पहली बार में ही आप चढ़ गए थे? एवरेस्ट की जो मेरी प्लानिंग थी वो 2012-13 से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एवरेस्ट एक शॉट में कोई नहीं चढ़ सकता। मैं 2015 में अटेम्प्ट करने के प्लानिंग से पहले मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के एडवांस किया, देन फिर बहुत सारे माउंटेन क्लाइंब किए अपने आप को मतलब स्किल्ड बनाने के लिए, अपने आप को काबिलियत साबित करने के लिए कि मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत चढ़ा, फिर लगा कि हाँ मैं अब एवरेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो 2015 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट का सेकेंड अटेम्प्ट 2016 में था। दोनों अनसक्सेसफुल रहा है कुछ सम रीजंस की वजह से। फिर मैं रुका, अपनी गलतियों पे काम किया और 2018 में फिर से मैंने अपने आप को ट्रेंड किया। और सबसे पहले इस बार मैं मेंटली ट्रेंड हुआ, बाद में फिजिकली। जब मैं ट्रेंड हुआ देन उसके बाद फिर मैंने एवरेस्ट को अचीव किया 2018 में, और जाकर छत्तीसगढ़ का फर्स्ट पर्सन बना हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वाह! तो किस तरीके की समस्या मतलब आती है, चुनौतियाँ जो हमको फेस करना पड़ता है माउंटेन क्लाइंब करते समय? माउंटेन क्लाइंबिंग एक कम्प्लीटली अलग साइंस है। अगर हम उसको नॉर्मल स्पोर्ट्स के रूप में देखें तो नहीं है। यहाँ कैलकुलेशंस चलते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन का कैलकुलेशन है, आपके पास डेयरिंग कैपेसिटी है, आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट क्या है, तो अगर आप कैलकुलेशन को अगर सही प्रेडिक्ट कर पाए और आपकी ट्रेनिंग अच्छी है और जिगर मतलब रिस्क लेने का अगर आपको ये कैपेसिटी है, तो ये स्पोर्ट्स आपके लिए अच्छा है। और अगर नहीं है तो ये स्पोर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी मौसम में। जी, तो मौसम कैसा था जब आप चढ़ाई किए? मतलब माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहाँ तक तो काफ़ी लोग रहते हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी जो रहते हैं, जो बिगनर्स रहते हैं, वो भी वहाँ तक चढ़ते हैं। उसके बाद कैसे सफ़र रहा और कैसे मौसम बदलते गए? हर बार माउंटेनियरिंग एक नए सिलेबस की तरह रहता है। बस बेसिक चीज़ें हमको पता रहता है कि मौसम बदलता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमको पहले से ही ट्रेंड किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि हर एक सिचुएशन पे अपने आप को कैसे ढाले। इवन वेदर अलग अलग वेदर पे अलग अलग हाइट पे हमको ड्रेस भी चेंज करने पड़ते हैं, तो हमको कितनी जल्दी ड्रेस चेंज करने हैं वो भी डिपेंड करता है। खाने का स्तर बदलता है, खाने का तरीका बदलता है और खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बदलती है। तो ये चीज़ों को अनुभव के साथ सीखते हैं। अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं तो एवरेस्ट एक
अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब अगर वर्ल्ड कप बोले अगर किसी भी स्पोर्ट्स का, तो मैं बोलता हूँ माउंटेनियरिंग में एवरेस्ट वर्ल्ड कप है। और वर्ल्ड कप भी उसी तरीके से देखा जाता है कि अगर एवरेस्ट कोई कर लिया तो वो मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट होता है माउंटेनियरिंग फील्ड में। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो एवरेस्ट बेस कैंप तक, आजकल तो ईबीसी जो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक होता है वो कमर्शलाइज हो चुका है। लेकिन अगर मैं एवरेस्ट को भी ऊपर देखा तो हम सुनते हैं कि एवरेस्ट कमर्शलाइज हो चुका है, लेकिन कुछ अलग अलग देश हैं जो आज भी एवरेस्ट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन बनने के लिए, कि ईरान का फर्स्ट, भूटान का फर्स्ट, बांग्लादेश का फर्स्ट, ये रेगुलर चल रहा है। तो उस देश में भी स्पोर्ट्स के चल रहा है। लेकिन अगर आप वेदर के बारे में बात करेंगे या फिर मतलब आप बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन लेवल किस लेवल, मतलब कौन से एरिया में हम पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, या जब हमें मास्क लगाना पड़ता है? मास्क लगाने की सिचुएशन आती है 6500 मीटर के ऊपर। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में ऑक्सीजन कैपेसिटी कैसी है। तो हर हाइट पे अलग अलग जरूरत पड़ती है। तो ब्रीदिंग या एक्सरसाइज ये सारी चीजें भी आप रेगुलर करते रहते होंगे? ये सब ट्रेनिंग के दौरान हम लोग लगभग 1-1.5 साल प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद वो सब काम आता है कि हमको इमरजेंसी में वो काम आए, ब्रीदिंग टेक्निक। जी। तो राहुल भाई, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी। मैं बहुत व्लॉग्स देखता हूँ, मैं भी पार्ट टाइम माउंटेनिंग करता रहता हूँ, घूमने जाते रहता हूँ इधर उधर। अभी मैं बेस कैंप का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं एक बंदे का ब्लॉग देख रहा था, उसमें उसने दिखाया था कि चढ़ाई के दौरान उसने ऐसा बताया था कि उसे लोगों की लाशें दिखी जो ट्रैवल करते थे, जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ था क्या? मेरे साथ ये हादसा 2 बार हो चुका है जी। एक बार 2015 में जब एवरेस्ट पे भूकंप आया था, एवरेस्ट के पास ही एपिक सेंटर था और मैं नॉर्थ पोल से एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा था। तो मेरे ही कुछ टीम के लोग जो साउथ से चढ़ रहे थे, जिसमें गूगल के 2 स्टाफ थे, उस टाइम पे आए हुए थे, हम होटल में अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो एक्सपायर कर गए। तो वो एक इंसिडेंस मेरे को सुनने को मिला था। और कई बार तो वॉकी टॉकी में सुनने को मिलता है कि कैंप 2 में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हुआ, एक डेड बॉडी लाया जा रहा है, तो जिसको हम 10 दिन पहले बहुत अच्छे से खेलते कूदते अपने साथ बैठे डाइनिंग पे खाना खाते हुए देखे थे, और सडनली पता चला कि किसी को कोई ऑक्सीजन की कमी से एक्सपायर कर गया, तो कोई क्रेवास में गिर कर हुआ। तो ये चीज़ आम बात हो गई है। लेकिन 15 में जो इंसिडेंस हुआ वो तो चलो मैं सुनता था, मैं बचकर वापस आ गया। 18 में एक टीम को लीड कर रहा था, इंटरनेशनल टीम को, अब लीडर था, इंटरनेशनल टीम को लीड करना था। उस टाइम पे मेरे ही टीम के साथ कुछ एक्सीडेंट हुए, तो वो मेरे लिए एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस रहा। और साथ ही साथ जैसे कहते हैं कि 8000 मीटर के बाद डेड जोन बोला जाता है। डेड जोन में कई ऐसे डेड बॉडी हैं जो आज भी नीचे नहीं लाई गई है, क्योंकि कुछ डेड बॉडी को लाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक डेड बॉडी को लाने में 7-8 लोग लगते हैं। तो एक बार मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत इंसिडेंस बताता हूँ। जब हम 13 मई 2018 की बात है, हमको एवरेस्ट समिट पुश करना था, तो रात को 7 बजे हम निकले थे और ये डिसाइड किए थे कि 14 मई को अराउंड 5-6 बजे सुबह तक हम एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचेंगे। तो रात के लगभग 14 मई हो चुके थे और 2 बजे की बात थी। तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने के लिए अराउंड 8700 या 600 मीटर के आसपास में मैं बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कर रहा था अपने शेरपा के साथ। तो सडनली मेरे को कुछ मूवमेंट लगा, मैं जिस पे बैठा था वो मूव करने लगा। तो मुझे लगा कि इस बार एवलांच तो इस हाइट पे नहीं हो सकता, इस हाइट पे भूकंप भी नहीं आ सकता, तो ये है क्या जो मूवमेंट कर रही है। और मैं डर गया था। बाद में मेरे शेरपा ने हेडलाइट मारा तो बोले कि कोई डेड बॉडी है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो। तो मैं जस्ट उठा, उस डेड बॉडी को प्रणाम किया, जो हमारे भारतीय कल्चर में बताया गया है कि जो भी चीज़ होता है ये हमारे पितर ही होते हैं। देन फिर मैं आगे बोला कि मेरे को सपोर्ट करिए और मेरे को जाने दीजिए, मार्ग प्रशस्त करिए। तो ऐसे इंसिडेंट्स एक पर्सनल हुआ। देन उसके बाद कई बार तो डेड बॉडी को हम लैंडमार्क मानते हैं कि राइट से लेना है, लेफ्ट से लेना है। तो ये चीज़ें आम बात हो गई है अब। जी। तो जैसे चढ़ाई में सबसे ज़्यादा डर किस बात का रहता है? लाइक जैसे जो स्टीप की चढ़ाई रहती है, जो पूरी खड़ी रहती है, उस पर मतलब एक ज़्यादा आदमी को कॉन्शियस रहता है, आदमी की उतरते वक्त ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब डर किस बात का लगता है? अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए उससे रिलेटेड पूछ रहा हूँ मैं। माउंटेनियरिंग में जो सबसे टफेस्ट टास्क जो मैं अपने आप पर्सनल फील किया हूँ वो किसी भी क्रेवास को क्रॉस करने के दौरान है। और अगर एवरेस्ट के संदर्भ में बात करें तो खुम्बू आइसफॉल, ऐसे छोटे छोटे माउंटेनियरिंग में तो मैंने बहुत सारे देखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्की पार्ट होता है क्रेवास को, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि किस बर्फ़ के मतलब जो स्नो है उसके नीचे क्रेवास है। अगर क्रेवास में अगर हम गिर गए तो वहाँ से रेस्क्यू करना टफ हो जाता है।
ओके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि सबसे ज़्यादा टफ तो वही एक पार्ट है जिसको क्रॉस कर गए तो 4 पॉइंट क्लाइंबिंग, जिसके बॉडी में स्ट्रेंथ है तो वो 4 पॉइंट क्लाइंबिंग कर लेगा। इसके अलावा अगर स्टीप भी है तो पुश मैकेनिज्म यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो कई चीज़ें काम कर जाती हैं, लेकिन क्रेवास का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जैसे जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सीजन शुरू होता है तो कुछ लोग होते होंगे जो हर साल चढ़ते होंगे या जो स्टार्टिंग में जाते होंगे और एक रास्ता बनाते होंगे कि भाई ये रास्ता खुला है, ये रास्ते से अभी आना जाना कर सकते हैं। एवरेस्ट को चढ़ने के कई रूट हैं, लेकिन 2 फेमस रूट है, एक साउथ कोल और नॉर्थ कोल के। तो जब हम दोनों रूट की बात करते हैं तो एक चाइना से लगता है और एक नेपाल से। नेपाल वाला रूट काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, ज़्यादातर लोग वहीं से क्लाइम करते हैं। मैंने दोनों रूट अटेम्प्ट किया है। अगर मैं रूट के हिसाब से देखूं तो मुझे थोड़ा सा टफ लगा नेपाल का, लेकिन मैं वो क्लाइम कर गया। लेकिन इजी वे पे अगर मैं देखूं तो नॉर्थ कोल था, लेकिन नॉर्थ कोल समिट पॉइंट के बाद काफ़ी टफ हो जाता है। अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो कोई इफ एंड बट नहीं होता, वापस या तो अनसक्सेस होगा या तो आप वापस नहीं आ पाओगे, और रेस्क्यू के चांसेस कम रहते हैं। ओके। तो रेस्क्यू के लिए लाइक अगर आपको रेस्क्यू करना है तो आप क्या फ्लेयर गन चलाते हैं या कैसे मतलब इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है? हमारे पास डिवाइस रहते हैं, 2 डिवाइस रहते हैं। एक तो वॉकी टॉकी और सैटेलाइट फ़ोन जो कम्युनिकेशन का काम करता है। दूसरा हम अपने साथ जीपीएस मार्कर लेके चलते हैं। तो जब भी हम किसी लोकेशन पर रहते हैं, सपोज अगर हम क्रेवास में गिर गए, कहीं कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो जीपीएस हमको ट्रैक करता है, क्योंकि उसको 2-2, 3-3 सैटेलाइट ट्रैक करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हम जो काम करते हैं वो वॉकी टॉकी से। अगर हमको वन वे करना है और कोई इमरजेंसी केस पे, अगर जैसे काठमांडू से सपोज अगर हम एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हैं और हमको काठमांडू से अगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, लाइक हेलीकॉप्टर, तो अगर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को अलर्ट करना है तो वो वहीं से आएगा। उसके लिए हमको सैटेलाइट फ़ोन का एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है कि अगर कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट सैटेलाइट फ़ोन है जो हमको कम्युनिकेट करने का एक बेहतर साधन होता है। रहता है। और हमको लोकेशन बताने के लिए अपना जीपीएस का इस्तेमाल करना होता है कि एग्जैक्ट हम किस लोकेशन पे हैं, अप में है, डाउन पे है, और इन पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ ही हम अपने आप को कवर कर पाते हैं कि कोई टीम हमको खोज पाए। बीच में आपकी तबीयत जैसे आप बता रहे खराब हो गई थी जब आप चढ़ाई कर रहे थे, तो क्या आपको भी इमरजेंसी बुलानी पड़ी थी? एवरेस्ट 2018 का इंसिडेंस मेरे लाइफ का अब तक का डेडलीस्ट एक्सपीरियंस रहा है एज अ माउंटेनियर। और मैं एक इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल टीम का मैं लीडर भी था, और साथ ही साथ मुझे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा फ्लैग ऑफ दिया गया था। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए मतलब एक प्राउड की बात थी, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी वाली चीज़ें। तो 2018 में जो इंसिडेंट्स हुए, अचीवमेंट के साथ साथ कुछ मतलब आपको अनसक्सेस स्टोरीज भी लेके चलना होता है। मेरे साथ कुछ ऐसी हादसाएं हुए, 1-2 लोग एक्सपायर हुए एवरेस्ट के दौरान, और मेरा खुद का रेस्क्यू हुआ। और एवरेस्ट में जिस हाइट पे सेल्फ रेस्क्यू करना पड़ा, मतलब कैंप फोर्स से अपने सिरपाओं के साथ, फिर नीचे वापस आते आते तक एक जो बैकअप टीम थी वो तैयार हो गई, क्योंकि मैंने अपनी पूरी टीम को तो रेस्क्यू करके बचवा लिया था। लेकिन ऐसे कंडीशन पे बात यह आ गई थी कि एज ए लीडर मुझे कैसे मैं अपने आप को रेस्क्यू कर पाऊँ। तो 2015-16 को जो एक्सपीरियंस था वो 18 में ड्रिल प्रैक्टिस में मैंने अपनी पूरी टीम को सिखाया था कि अगर मैं क्या बोलूँगा तो उसका मतलब क्या होगा, और ये प्रैक्टिस कई बार हुआ था। तो मैं अपने अनुभव से उस चीज़ को मैं टैकल किया, और लगभग 2 दिन के बाद मुझे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के द्वारा 6700 मीटर के हाइट से मुझे उठा लिया गया और डायरेक्ट काठमांडू शिफ्ट किया गया। देन उसके बाद 3 दिन बाद होश आया और पता चला कि मैं एक पुनर्जन्म हुआ है और सक्सेस हो गया है एवरेस्ट। तब तक पता नहीं था कुछ 3 दिन में क्या हुआ मेरे साथ जी। तो ये डेडलीस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया था आपने? पहला कॉल तो ऐसा था कि मैं राष्ट्रपति भवन में कॉल करके इन्फॉर्म करने का प्लान था। ये ऐसा ही प्लान था जैसे इंदिरा गांधी जी और राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे, तो मेरा भी ऐसा ही कुछ प्लान था। वो एक सरप्राइजिंग था, लेकिन समहाउ क्योंकि सुबह सुबह सबमिट का वो प्लानिंग था वो कनेक्ट नहीं हो पाई सैटेलाइट फ़ोन से। देन सेकेंड जो मेरा फ़ोन कॉल था वो मेरी टीम के मैनेजर को था, और मैंने सिर्फ उनको इतना ही कहा था कि वी डिड इट, हम कर लिए। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन किया था, पागल हो क्या, एवरेस्ट की चोटी पर हो, तूफान आने वाला है। तो मैं बोला सर अब तो हो गया, अब ये बताओ वापस कैसे आना है, उसके लिए बैकअप टीम तैयार करो। तो सेकंड कॉल था। एंड थर्ड कॉल मैंने अपने फादर को किया था। अब मैं सिर्फ उनको एक ही चीज़ कहा था कि मुझे ये नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जिद मैं 6 साल से पाला हुआ हूँ, जिस सपने की वजह से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक को छोड़ दिया, वो जिद कायम है। और आज मैं इंडिया का वो फ्लैग जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया था राष्ट्रपति भवन में, वो इंडिया के टॉप पे था। वो मेरे लिए एक प्रीशियस मोमेंट था जो मैं अपने पिताजी को शेयर किया,
और मैं बोला कि इसके बाद अब कम्युनिकेशन होगा तो वो कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, बट मैं कर लिया जो मैं करना चाहता था अपनी लाइफ में। और उनको मैंने इस बात के लिए धन्यवाद भी बोला कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। क्या बात है। तो माउंट एवरेस्ट के रास्तों में बहुत से मिथ्स ऐसे सुनने में आते हैं, हॉरिफाइंग स्टोरीज रहती है, तो ऐसी कोई आपने भी लोकल मिथ ऐसी कोई स्टोरी सुनी क्या? मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एवरेस्ट में कई प्रकार की स्टोरी होती हैं, मतलब एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोग जब एक्सपायर हो जाते हैं एवरेस्ट में तो शायद उनकी आत्माएं भटकती हैं, और जब कोई क्लाइम करता है तो वो उनको दिखती हैं, या तो उनको हेल्प करती हैं या समहाउ किसी तरीके से वो होता है ना कि को मिसगाइड करती हैं। तो ये चीज़ें मैंने पहले सुना था, लेकिन 2016 के इंसिडेंट से मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था क्योंकि वो मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 18 में मुझे ऐसा लगा, जब मेरे ब्रेन में मतलब हैप और हैक दोनों हो चुका था मुझे, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे कोई पुश कर रहा है, कोई पुल कर रहा है। मतलब एक जब हिम्मत टूटती जाती थी ना, तो मुझे लगता था कि कोई ऐसे लोग हैं आसपास जो मुझे सपोर्ट करते हैं और कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ था ना, वो मिथ को मैं अगर मैं देखूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो है, लेकिन अगर मैं पब्लिक और बाकी चीज़ों के हिसाब से देखूं, क्योंकि मैं अभी मीडिया में हूं और मैं स्टेज पे बोल रहा हूं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो मैं इसको मिथ ही मानो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज़ें साइंस के ऊपर होती है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। कभी कभार बहुत एक्सट्रीम वेदर या एक्सट्रीम कंडीशन में ह्यूमन बॉडी जाती है, तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं, लाइक ऐसा साइंस में भी देखा गया है काफ़ी जगह, तो ऐसा होता तो है, मतलब मैंने भी काफ़ी लोगों से ऐसा सुना है। तो जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे रात में क्लाइंब कर रहे हैं, तो रात में सोने का इंतज़ाम कैसे करते थे? एंड रात में मतलब कैसा फील होता था कि आप माउंट एवरेस्ट के मिड पे हो या समिट के पास हो? जब हम समिट पुश के लिए निकलते हैं एवरेस्ट बेस कैंप 5300 मीटर से 8848 मीटर के हाइट पे, यानी कि चोटी पे, जिसमें लगभग 4 से 5 कैंप या मैक्स टू मैक्स 6 कैंप होते हैं। जब हम हर एक कैंप को क्रॉस करते हैं तो इसमें 4 से 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, और रिटर्निंग आने में 2 दिन, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 7-8 दिन के विंडो में समिट पुश करेंगे, और वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन जब हम कैंप 1 मतलब बेस कैंप टू कैंप 1 जाते हैं तो शरीर टूट जाता है। चलें, एक हाइट गेन किए, देन फिर रात को जब रेस्ट करने का टाइम होता है तो हमारा वहाँ चलने का जो तरीका होता है कि 4 बजे 4:30 बजे हम चले हैं, दोपहर 10-11 बजे तक चले, देन उसके बाद फिर रेस्ट, उसके बाद फिर शाम को सो के उठे, फिर उसके बाद हम दूसरे दिन, तो कैंप इसी तरीके चलता है। लेकिन जब लास्ट डे चलता है तो उस दिन हम दिन में नहीं चलते हैं, क्योंकि बर्फ़ जितना ही शांत रहेगा उतना अच्छा हमारे लिए क्लाइंबिंग के लिए है। तो जब हम लास्ट डे क्लाइंबिंग करते हैं, जो समिट उसका लास्ट कैंप होता है, उस दिन हम रात को क्लाइंबिंग करते हैं, और वो हमारा लगभग सर्कल 24 घंटे का रहता है। यानी कि अराउंड अगर कल सबमिट करना है सुबह 6-7 बजे से लेकर लगभग 9 बजे अगर हम टाइम सेट करते हैं, तो हमें आज 6 बजे से लगभग 7-8 बजे तक हमको निकलना होगा, अपने चलने की रफ्तार को देखते हुए, अपनी टीम की कैपेसिटी को देखते हुए। अगर हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो 12 घंटा चलने में लगता है कि एवरेस्ट के सबमिट पे पहुंचने के लिए। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो सोना तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का ही होता है, क्योंकि उस हाइट पे जो विंड प्रेशर है, तूफान है, ठंड है, उसका फियर अलग। उसके बाद नींद नहीं आती, बॉडी थकी भी है, तो ठंड इतना है कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक समय के बाद ना थोड़ा बहुत नींद आती है, उसे ही में काम चलाना पड़ता है, क्योंकि ना तो ढंग का खाना मिलता है, ना कुछ होता है, और ऊपर से थके रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे एवरेस्ट को रात को काटना बहुत टफ होता है। और ये तो एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है, जब आप टीम को लीड करते हो तो आपके ऊपर प्रेशर सिर्फ आपका नहीं रहता, पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करने का रहता है। अगर लोग 6 घंटा सो पाते हैं तो मैं तो वो भी नहीं कर पाता था, मैं तो समहाउ 2-3 घंटे सो पाया तो सो पाया, और ये 2 महीने कंटिन्यू चला है। तो माउंट एवरेस्ट में लास्ट जो ह्यूमन जैसे रहते हैं वो कहाँ तक रहते हैं, चाहे वो मतलब जवान हो या कोई कैंप वाले हो, तो कब तक रहते हैं? लाइक लास्ट लोग जो रहते हैं, लास्ट क्या बोलना चाहिए, ह्यूमन टेरिटरी जो है वो कहाँ तक है? उसे बेस कैंप तक ही कहेंगे, मतलब 5300 मीटर बेस कैंप तक ही लोगों का संपर्क करता है। देन उसके बाद सिर्फ क्लाइंबर्स ही ऊपर जाते हैं। और क्लाइंबर्स के साथ साथ शेरपा, जो कि आल्सो क्लाइंबर होते हैं, बट एक सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में 1:1 के रूप में रहते हैं। तो जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए थे, अर्ली मॉर्निंग थी आप बता रहे थे, तो व्यू कैसा था और आपको वहाँ से क्या दिख रहा था?
जब मैं एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचा था अपने टीम के साथ जी, तो मैं थोड़ी देर अपने आप को मैं अपनी जब मेरी टीम समिट पे सेलिब्रेट कर रही थी, कोई शैंपेन का बोतल खोल रहा, कोई फ्लैग लगा रहा है, कोई अपने अपने देश के झंडा को वो कर रहे हैं, ग्रुप फोटो ले रहे हैं, मैं उस टाइम पे बहुत इमोशनल हो चुका था। मैं अपना सेफ्टी एंकर खोला और उसे दूसरे रोप पर अटैच करके मैं थोड़ा नीचे बैठ गया और बैठकर मैं अपने उस 6 साल के स्ट्रगल को रिकॉल किया कि सिर्फ इस 15 मिनट के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और एक सडनली मतलब मैं खुद पे हंस भी रहा था क्योंकि उस टाइम पे जब आपको मैं बोला ना कि उस हाइट पे क्या सोचते हो ये आपको भी नहीं पता है, तो मैं ये भी सोच रहा था कि हो गया। एक डर भी था कि यहाँ से वापस जा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन खुशी भी थी। तो जब मेरे दिमाग में एक चीज़ आया तो वो सडनली एक शैतानी सूझी, और वो शैतानी ये थी कि एवरेस्ट दिखता कैसा, जैसा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे को तो लग रहा था कि वो इंद्र मतलब वो भगवान इंद्र का वो स्वर्ग लोक है, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और वहाँ से सब दिख रहा है पूरी दुनिया। 15 मिनट के लिए मुझे वही लगा, लेकिन 15 मिनट के बाद जब तूफान का जब झोंका मेरे ओर आया ना तो लगा कि यहाँ से जाना चाहिए, हमारी दुनिया नहीं है। तो वहाँ से दुनिया बहुत छोटी लगती है, जितने बड़े पहाड़ है वो छोटे लगते हैं। हम आसमान से ऊपर रखते हैं तो सिर्फ आसमान ही दिखता है और सिर्फ बादल ही दिखते हैं, और विंड प्रेशर हवा ये सब चीज़ें बहुत मेरे जो सबमिट डे था उस दिन बहुत टाइट था वो। लेकिन अगर नॉर्मल डे होता है, मतलब जैसे सनी डे होता है, तो उस टाइम पे प्रॉपर दिखता है कि एवरेस्ट के बाद पूरा व्यू, लेकिन मैं वो चीज़ को नहीं देख पाया। लेकिन जो मैंने देखा वो एक अलग एक्सपीरियंस था। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था 3 कंट्रीज दिखती होगी, इंडिया भी दिखता होगा, नेपाल भी, चाइना भी दिखता होगा। हाँ, एक मैं इंसिडेंस बताता हूँ जी। जब मैं एवरेस्ट की चोटी पे था, एवरेस्ट की चोटी से मानसरोवर दिखता है। अब वो तिब्बत रेंज में है, वहाँ से थोड़ा ही दूर है। तो मैं वहाँ से जो हमारे हिंदू देवी देवता है, तो मैं भगवान शिव का भी उपासक हूँ, तो मैंने वहीं से प्रणाम किया कि भगवान कहीं मौका मिले, अगर जिंदा बचे आपके पास जरूर आएंगे। तो वहाँ से डायरेक्ट मानसरोवर के दर्शन भी हुए, तो ये एक अच्छा था। और मतलब वहीं से माउंट कैलाश वहाँ से डायरेक्ट दिखता है? हाँ, माउंट कैलाश। ओके। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस 15 मिनट में बहुत कुछ हुआ। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सो बीइंग अ क्लाइंबर, मेरे को आजकल जैसे मैं कई जगह गया क्लाइंबिंग कर रहा था, तो मेरे को केदारकंता में भी एक इंसान मिले, तो उनसे मैं माउंट एवरेस्ट वो चढ़ने की बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे समझ रहा था, तो मुझे ये लगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना अब एक कमर्शियल वो बन चुका है। लाइक जब आप चढ़े तब तो उतना पब्लिसाइज नहीं था, बट अब कमर्शियलाइज हो गया काफ़ी। मेरे को ऐसा लगता है बेस कैंप भी एंड कई लोग पीक भी जो चढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रोफेशनल क्लाइंबर्स को लेकर ऐसे भी चढ़ा जा रहा है। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? नेपाल गवर्नमेंट के लिए माउंटेनियरिंग, क्योंकि वो हिमालयन रेंज ज़्यादातर नेपाल एरिया पे आता है और नेपाल इसको एक एडवेंचर टूरिज्म के संदर्भ में देखती है जी। और एवरेस्ट उनका मतलब रेवेन्यू का बहुत अच्छा जरिया है। उसकी ब्रांडिंग ही कॉमर्शलाइज की जा रही है, क्योंकि एवरेस्ट पे जितना पैसा लगता है उस गवर्नमेंट को जाता है, वहाँ की कंपनियों को जाता है, वहाँ के स्टाफ को जाता है। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज रेवेन्यू एवरेस्ट और एवरेस्ट की जैसे कई पहाड़ों से मिलता है और उससे टूरिज्म बूस्ट होती है, नेपाल की एक इकोनॉमी बूस्ट होती है। राइट। तो मैं अगर कहूँ तो नेपाल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कॉमर्शलाइज है, लेकिन अगर हम एज अ माउंटेनियर देखें तो माउंटेन कितना भी कॉमर्शलाइज हो जाए, टफ तो उतना ही है। टफ तो हाँ, बस उसको मार्केट किया गया है कि हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि एवरेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले स्टार्टिंग वही है कि जब आप किसी स्कूल में जाते हो तो ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो बीएमसी, एएमसी, कुछ माउंटेन क्लाइंब करिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, देन उसके बाद जब आप एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे तो आप रियल माउंटेनियर कहलाएंगे। वन शॉट माउंटेनियर जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। राइट। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। राइट। हाँ, वो एक टाइम बाद लाइक 2 दिन का ट्रैवल करके दे आर डन कि बस हो गया अभी। तो जैसे कमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं जो चढ़ाते हैं ऊपर, ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो क्या बजट लगता होगा आजकल? अगर आज की डेट में कोई इंसान है जो थोड़ा बहुत माउंटेनिंग किया हुआ है और वो चढ़ना चाह रहा है इनके कमर्शियल तरीके से, तो उसमें क्या कैसा रहता है? लाइक इंश्योरेंस और उनका रुकने का और जो भी चीज़ें रहती, तो एक क्या बजट मोटा मोटी आदमी को लगता है? अगर किसी प्रोफेशनल माउंटेनियर को एवरेस्ट चढ़ना है तो ट्रेनिंग से लेकर अगर मैं उसके क्लाइंबिंग तक का अगर खर्चा जोड़ूं और डॉलर का जिस हिसाब से अभी महंगाई है, तो अराउंड 35 से 45 लाख रुपए के रेशियो में आता है बजट। क्योंकि मेरे टाइम पे 3-4 लाख रुपए का फ़र्क था, तो इतना मैं मान के चलता हूँ कि 35 से 45 लाख रुपए होता है खर्च एक बार के लिए। समझ गया।
छत्तीसगढ़ में अभी माउंटेनिंग रिलेटेड कोई पॉलिसी है क्या, लाइक उसके बारे में आप कुछ बताएं। छत्तीसगढ़ में 10 साल में जो मैंने किया है, उसके बाद जो मेरे स्टार्टअप हैं छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब, माउंटेन में नॉर्डोस, इससे कई माउंटेनियर पैदा हुए, कई लोग निकले गाइडेंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जसपुर से बस्तर तक। तो मैं एक चीज़ देखा कि हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, कोई नया स्कीम लाना पड़ा, कुछ नई तरीके लाने पड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हर आदमी को राहुल गुप्ता एज अ माउंटेनियर सूट नहीं करेगा। कई लोगों को जैसे दिव्यांग, अगर एक मोटिवेशन के रूप में तो चित्रसेन साहू हैं, अगर हम लोअर क्लास में देखें जो निम्न स्तर से घर से आता है, वैसे चमन कोसे है। अगर हम कोई लड़कियों में देखें तो यासी जैन है। अगर हम बस्तर से देखें कोई ट्राइबल गर्ल तो नैना है। अगर हम इस सेगमेंट में देखें तो इसको प्रमोट करने में काफ़ी एफर्ट लगे। लेकिन मैं जो ये 10 साल से जो मेहनत किया, उसका एक निष्कर्ष तो ये निकला कि छत्तीसगढ़ में जो टूरिज़्म है वो एडवेंचर टूरिज्म की वजह से बूस्ट हुआ है, एडवेंचर की वजह से बूस्ट हुआ है, एक इंडस्ट्री क्रिएट हुई है। तो इंडस्ट्री क्रिएट तो हो गई है, बट सबसे बड़ी अब इस पूरे सिस्टम में एक लूप होल्स है, और वो लूप होल्स है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की पॉलिसी ही नहीं है, ना तो टूरिज्म डिपार्टमेट में ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। हाँ, बट सरकार का मैं एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव बोलूँगा कि इस साल छत्तीसगढ़ के बजट में 3,70,00,000 रुपए ऐड हुआ है बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए। तो ये एक नया और एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हमको पॉलिसी पे काम करना होगा, उस पॉलिसी को एजुकेशन से जोड़ना होगा। तो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट की तरह हम जो बाहर जो बच्चों को कैंप के लिए भेजते हैं, तो हम सभी यूनिवर्सिटी को अगर कोलैब कर लें उस एकेडमी के साथ, तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी बेनिफिट है, क्योंकि पुलिस के भी जो जितने अंडर ट्रेनिंग जो यंग बैच जो निकलते हैं कांस्टेबल रैंक से, उनके लिए भी अच्छा है, एसडीआरएफ के लिए भी अच्छा है, उसके बाद जो नगर सैनिक उनके लिए भी ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। क्योंकि माउंटेनियरिंग ही नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमको सिविल डिफेंस सिखाई जाती है, तो लैंड कैटेगरी, एयर कैटेगरी, वाटर कैटेगरी, तीनों सेगमेंट में अगर टारगेट करेंगे, पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ कि 10 साल के एडवेंचर स्पोर्ट्स में मैंने कॉन्फिडेंस अपने में गेन किया एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ जनसंख्या है, इन लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करता है जी। आपका कॉन्फिडेंस लाता है कोई भी साहसिक एक्टिविटी। तो ये इस तरीके से देखेंगे तो सरकार को पॉलिसी पे काम तो करना होगा जी। तो आपने क्या माउंट एवरेस्ट से कोई सोवेनियर ऐसी कोई चीज़ लेकर आए आपने वहाँ से, कोई स्टोन या ऐसा कुछ? एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ एक चीज़ लाया था, एक स्टोन। वो स्टोन आज भी मेरे घर पे है। वो ये याद दिलाता है कि इस स्टोन के लिए मैं एवरेस्ट की चोटी पे गया था, और बार बार याद दिलाता है कि यस डिड इट, हो गया, डन। अब ये याद दिलाएगा कि मैं एवरेस्टर हूँ। राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लोग जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, या क्या कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा आजकल के यंग बैच को, क्योंकि यंग बैच काफ़ी फास्ट हो चुका है, सबको वन शॉट में सक्सेस चाहिए। सबको ये है कि रातों रात मीडिया में फेम चाहिए, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए आप किसी भी स्पोर्ट्स में रहें, ना कि माउंटेनियरिंग। आप अगर स्टार्ट करते हो तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, अपने स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम जरूरी है, और डिसिप्लिन जरूरी है। एक बार में सक्सेस नहीं मिलती, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, लोग प्रमोट करते हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं। अगर आपका प्रोफेशन ही कंटिन्यू वही है, तो एक ऐसा भी समय आता है जब आपको अंदर से इनर कॉल होगा कि मेरे को एवरेस्ट क्लाइम करना है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट स्पॉन्सर से आप एफर्ट्स करेंगे। तो मैं बोलूँगा एक टाइम पे एक स्टेप बढ़िए और ग्रेजुअली बढ़िए, तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें सस्टेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप इसको एक टूरिज्म के रूप में भी लीजिए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए कि फ्यूचर में आप अपना खुद स्टार्टअप या कोई एकेडमी खोल सकें, या फिर कोई मतलब कैंप साइट खोल सकें, जिससे आप लोगों को ट्रेंड कर सकें। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन बात एवरेस्ट की अपनी कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि एवरेस्ट सरकार को कोई स्कीम बनाना चाहिए कि हमारे हर साल मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे ट्रेंड हों, एक क्वालिफिकेशन राउंड हो, और वो फिर एवरेस्ट की ओर जाएँ। अगर इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होगा जी। चलिए राहुल जी, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। मैं दोस्तों अलविदा कहता हूँ आप सभी को, फिर मिलेंगे दोबारा। मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। शुक्रिया।